सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा है पोलराइजेशन, फजान्स रूल और पोलराइजेबिलिटी। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाता है और काफ़ी टाइम इनमें से रिपीटिंग नेचर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मॉलिक्यूल्स लिख करके दे दिए जाते हैं और उनके अंदर पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेबिलिटी नेचर पूछी जाती है। तो वो डिपेंड करता है सीधा सीधा फजान्स रूल के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग का एक ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर को ढूंढने के लिए काउंट किया जाता है या फिर पढ़ा जाता है। होता क्या है कि जब हम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जगह तो प्योर आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, केवल उसमें आयोनिक करैक्टर ही होता है। लेकिन कई जगह पर आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर भी पाया गया है। तो कोवेलेंट करैक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड आइडेंटिफाई करने के लिए फजान ने अपना एक रूल बनाया जो कि पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। इस रूल को नाम दिया गया फजान्स रूल। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने एक कैटायन बनाया जो कि बहुत छोटा है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कैटायन वो होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। एनायन मैंने एक बनाया, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, वही मैंने यहाँ मेंशन किया। साइड में मैंने क्या काम किया कि कैटायन को एज इट इज़ बनाए रखा राइट साइड में जो जैसे ही हम पहुँचे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एनायन है उसकी शेप में चेंज हो रहा है। उसकी शेप स्फेरिकल ना रह करके थोड़ी सी कैसी हो गई, लोब टाइप बन गई है। मतलब आप उसको स्फेरिकल ना कर करके ऐसे भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ओवल शेप बना सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होता है, फजान ने ये बताया कि जब एक कैटायन और एनायन यानी कि एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए आते हैं। सपोज़ कि मैंने लिया सोडियम और यहाँ मैंने लिया क्लोरीन। तो सोडियम कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन कैसा है? नेगेटिव चार्ज। सोडियम का साइज़ कैसा है? छोटा। कैटायन क्लोरीन का साइज़ कैसा है? बड़ा। तो जब छोटे साइज़ का कैटायन बड़े साइज़ के एनायन के पास आएगा तो वो इसको डिफ्यूज़ कर देगा। कैटायन के अंदर टेंडेंसी होगी कि वो इस एनायन को क्या कर दे, डिस्टॉर्ट कर दे, डिफ्यूज़ कर दे, उसकी शेप को बदल दे, उसके साइज़ को बदल दे। तो जो कैटायनिक था वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि सोडियम तो आयन है, कैटायन है, और क्लोराइड नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव चार्ज में टेंडेंसी है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने की वजह से क्लोरीन का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल ओवल शेप हो जाएगा या फिर लोब शेप हो जाएगा। कैसी भी शेप आप बना सकते हो। यहाँ पे कुल मिलाकर के हमें स्फेरिकल शेप से हटा करके उसको डिस्टॉर्ट कर देना है। अब जैसे ही ये शेप बदलेगी, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाएगी? इसकी शेप बदलने की प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज द पोलराइजेशन। एनायन के शेप बदलने की प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज द पोलराइजेशन, क्योंकि इसकी शेप में क्या आया है? चेंज आया है। अब जैसे ही इसकी शेप में चेंज आया, ये कैटायन और ये एनायन आपस में कंबाइन हो गए। जैसे ये कंबाइन होंगे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो वो बॉन्ड कैसा कहलाएगा? कोवेलेंट करैक्टर का बॉन्ड कहलाएगा। बनेगा तो आयनिक बॉन्ड, लेकिन उसमें करैक्टर कैसा होगा? कोवेलेंट करैक्टर पाया जाएगा। तो इस टाइप के बॉन्ड्स को, जिसके अंदर कैटायन का साइज़ बहुत छोटा होता है, एनायन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, पोलराइजेशन पाया जाएगा एनायन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स डिस्टॉर्ट होते हुए पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड बनेगा आयोनिक, लेकिन नेचर होगी कोवेलेंट। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन करने के लिए फजान ने अपना रूल दिया था, जिसका नाम था फजान्स रूल। यहाँ से शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में आता है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन एन आयोनिक बॉन्ड द कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम टूवर्ड्स इटसेल्फ, एनायन इटसेल्फ। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीशी था, जो कैटायन था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्टेड, जिसकी वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का एनायन के किसके अंदर हो जाएगा? पॉजिटिव के अंदर। यानी कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन या दिस डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज़ नोन एज द पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ जाती है। यही डेफिनेशन हमको वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी, यही डेफिनेशन हमें वहाँ पे लिखनी होगी। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसमें,
इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आगे की तरफ बढ़ें अगर हम, तो ड्यू टू द पोलराइजेशन देयर इज पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पोलराइजेशन आएगा, कैटायन का जो साइज़ था वो एनायन के साइज़ को डिस्टॉर्ट करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो शिफ्ट ना हो करके क्या कर पाएंगे, शेयरिंग कर पाएंगे। शेयरिंग का भी करेक्टर उनके अंदर आ जाएगा कि वो दोनों आपस में क्या कर पा रहे हैं, शेयर्ड हो पा रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, ड्यू टू विच सम कोवेलेंट करेक्टर आर इंट्रोड्यूस इन दी आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड के अंदर छोटा सा या थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर भी जनरेट हो जाता है। अब कोवेलेंट करेक्टर डिपेंड करता है सीधे सीधे पोलराइजेशन ऑफ एनायन पर। जितना ज़्यादा एनायन का पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा एनायन में डिस्टॉर्शन, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर पाया जाएगा। एनायन का डिस्टॉर्शन जितना कम, यानी कि पोलराइजेशन जितना कम, कोवेलेंट करेक्टर उतना कम। यहाँ से एमसीक्यू आता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कोवेलेंट करेक्टर्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी या अदर, और दो फैक्टर्स तुमको दे देगा कि बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज, इस टाइप से 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन की नेचर होगी किसी एनायन का, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा ही पाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा अब ये चीज़ कहना नहीं है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर बनना पॉसिबल नहीं है या कोई आयोनिक बॉन्ड प्योर होता है। हमेशा ध्यान रखना कि आयोनिक बॉन्ड जितने भी होते हैं उन सभी के अंदर अगर कैटायन बहुत छोटा है और एनायन बहुत बड़ा है तो वहाँ पर पोलराइजेशन पावर आती है, और पोलराइजेशन होने की वजह से डिस्टॉर्शन होता है, और डिस्टॉर्शन अगर हुआ तो वहाँ पर फजान रूल काम करेगा, और फजान रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी कोवेलेंट करेक्टर, या कोवेलेंट करेक्टर इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी पोलराइजेशन पावर। तो अब ये डेफिनेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी दो डेफिनेशन है, दोनों एग्जाम्स में नाम से दे दी जाती हैं कि द एबिलिटी ऑफ कैटायन, ये जो पोलराइजिंग पावर है वो पावर उसकी होती है जो करता है, जो दूसरे की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेगा। पावर हमेशा उसी की होगी जो दूसरे की स्ट्रक्चर को क्या करेगा या शेप को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो कैटायन ने एनायन की शेप को डिस्टॉर्ट किया। द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। इसको हम पीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। इसको यहीं के यहीं हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये आ गया कोवेलेंट करेक्टर। 3 रिलेशन मुझे यहाँ से मिल गए हैं सीधे सीधे। पोलराइजेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो टेंडेंसी जो डिस्टॉर्ट होती है, जो एनायन जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। वहाँ ऊपर क्या था कि कैटायन कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर पाता है, दैट इज़ द पोलराइजिंग पावर, और एनायन कितना डिस्टॉर्ट हो पाता है, कितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की वजह से अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्टॉर्ट कर लेगा, अपनी शेप को जितना ज़्यादा वो चेंज करवा पाएगा, दैट इज़ द पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। 4 चीज़ें, 4 रिलेशन, 4 एमसीक्यू सीधा सीधा यहाँ से बनने के लिए आता है। दूसरी चीज़ जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो आयनिक बॉन्ड पर ही एप्लीकेबल होगी, कोवेलेंट बॉन्ड पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए इसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बनने की कोई बात ही नहीं है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग पाई जाती है, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, केवल वहीं पर डिस्टॉर्शन का होना पॉसिबल है, वहीं पर पोलराइजिंग पावर का होना पॉसिबल है, पोलराइजेबिलिटी का होना पॉसिबल है, या फिर पोलराइजेशन का नेचर का होना पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट करेक्टर हो सकता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर आयनिक करेक्टर नहीं हो सकता, जहाँ से ये एक हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसी में नेक्स्ट चीज़ की, साइज ऑफ एनायन को लेकर के, कोवेलेंट करेक्टर कैसे कैसे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसमें हमारे पास ये आ जाता है सबसे पहला। जो साइज ऑफ एनायन है, अब कोवेलेंट करेक्टर कैसे डिपेंड कर रहा है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, अभी हमने देखा, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन आयन। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एन आयन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, और जितना पोलराइजेशन ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा। तो सीधा सा रिलेशन है, द बिगर द साइज ऑफ द एन आयन प्रेजेंट द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन आउटर मोस्ट शेल। भाई हम शुरू से पढ़ते आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कि किसी भी एनायन का साइज़ जितना बड़ा होगा उसके आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो ये लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, सो दैट पोलरिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेज विद इंक्रीज द साइज ऑफ द एनायन। इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस अपना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखाएगा और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दिखाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलरिटी बढ़ जाएगी। पोलरिटी का मतलब है पोल्स बढ़ जाएंगे, पोलर नेचर बढ़ जाएगी। तो जितना बड़ा साइज ऑफ एनायन पाया जाने वाला है, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, यानी कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और उतना ही ईजिली कोई भी कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, ये मेरे पास कैटायन, ये मेरे पास एक एनायन। कैटायन जितना छोटा, एनायन जितना बड़ा, ये एक दूसरे को उतनी तेज़ी से क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन जो है वो उतना ही तेज़ी से इसको डिस्टॉर्ट कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज को फील करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ है, यानी कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा इन दी आयोनिक बॉन्ड। अब एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें कुछ 4 मॉलिक्यूल यहाँ लिखे हुए हैं, कंपाउंड है NaF, NaCl, NaBr, Na। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमने हेलोजन्स को लगाया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन टूवर्ड्स क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ते चले जा रहा है हेलोजन्स का, और जो सोडियम है उसका साइज़ फिक्स है, कैटायन का साइज़ फिक्स है सब में। तो सीधी सी एक चीज़ है, अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं अकॉर्डिंग टू दी फजान रूल, जब आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है तो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट ये होगा, और सबसे कम डिस्टॉर्ट फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा। और अभी हमने पढ़ा फजान रूल में कि एनायन जितना ज़्यादा बड़ा होता है डिस्टॉर्शन उतना ज़्यादा पाया जाएगा, और डिस्टॉर्शन जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, पोलराइजिबिलिटी उतनी ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन पाया जाने वाला है। तो पोलराइजेशन के एनायन के बढ़ते हुए साइज़ में जब हमने लगाया, इनको अरेंज किया, तो ये हो गए एनायंस का बढ़ता हुआ साइज़। फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा। अगर मैं कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर को डिफाइन करूं, तो कोवेलेंट करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एनायन। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ा कि कोवेलेंट करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एनायन। एनायन का जो साइज़ होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब एनायन का साइज़ तो आयोडीन का सबसे बड़ा है, तो कोवेलेंट करेक्टर आयोडीन वाले में सबसे ज़्यादा मिलेगा, NaBr में कम मिलेगा, NaCl में कम मिलेगा, NaF में सबसे कम मिलेगा। इनमें बनेगा तो आयनिक बॉन्ड ही, लेकिन कोवेलेंट करेक्टर साथ के साथ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड सोडियम आयोडाइड होगा। अब अगर मैं आयोनिक करेक्टर की बात करता हूँ, तो आयोनिक करेक्टर जस्ट अपोजिट कर दो। आयोनिक करेक्टर NaF के बीच में कम, NaCl के बीच में उससे, मतलब NaF के बीच में आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर रेसिप्रोकल होंगे। और NaCl का उससे कम, NaBr का उससे कम, और Na का सबसे कम। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप के यहाँ से रीजंस निकल करके आते हैं। एक कोवेलेंट करेक्टर के लिए जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के सीधा सीधा, और एक आयोनिक करेक्टर के लिए जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के। इसको ऐसे याद रख सकते हो तुम, कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एनायन, और आयोनिक करेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एनायन। यहाँ से अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे साथ के साथ। पहले एनायन का चार्ज और देख लेते हैं एक बार, कि चार्ज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा, कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा, और कोवेलेंट करेक्टर जितना ज़्यादा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। तो सीधी सी एक चीज़ है, वापस से वही सब चीज़ इंक्रीज ही चल रहा है, डिक्रीज़ में कुछ नहीं है। कि आपके एनायन का साइज़ अगर बढ़ता है, सपोज़ कि मैंने कहा क्लोरीन नेगेटिव, एक मैंने नेगेटिव चार्ज का लगाया, एक मैंने लगाया O2 नेगेटिव, एक में लगाया N3 नेगेटिव। इस पर कम चार्ज है, इस पर ज़्यादा चार्ज है, इस पर और ज़्यादा चार्ज है।
तो जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसमें उससे कम होगा, और क्लोरीन में सबसे कम होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे MgCl2 MgO Mg3N2। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 1 है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 3 है। तो इसका मतलब ये है कोवेलेंट करेक्टर Mg3N2 में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, आयनिक करेक्टर सबसे कम होगा। MgO में कोवेलेंट करेक्टर मीडिएटर होगा, इसका मतलब आयनिक करेक्टर भी मीडिएटर होगा। और MgCl2 में कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम होगा, इसका मतलब इसमें आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द एनायन शो बिग साइज एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही यहाँ से ये रिजल्ट हमने निकाल दिए कि जो कोवेलेंट चार्ज है, कोवेलेंट नेचर है या कोवेलेंट जो पावर है इसकी, कोवेलेंट करेक्टर है वो MgCl2 का सबसे कम है और Mg3N2 का सबसे ज़्यादा। और आयनिक करेक्टर को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि MgCl2 में आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, MgO में आयनिक करेक्टर उससे कम, और Mg3N2 में आयनिक करेक्टर सबसे कम। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं क्वेश्चंस के पीछे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, कि कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। अगर स्यूडो इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इनर्ट के जैसा, दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट किए जाते हैं। एक होते हैं सूडो इनर्ट गैस जिनमें आउटरमोस्ट शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होते हैं केवल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिनके आउटरमोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इन द सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी हाई, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहेंगे न्यूक्लियस की तरफ। सो मोर पोलैरिटी एंड मोर कोवेलेंट करेक्टर, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ज़्यादा, कोवेलेंट करेक्टर और पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा। और जो 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जांपल में देखूं तो ये मेरे पास बेसिक एग्जांपल है जिसका हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। Cu पॉजिटिव और Cl, Na पॉजिटिव और Cl। Cu पॉजिटिव Cl मतलब Cu इसमें पॉजिटिव 1 चार्ज वाला है और Na भी 1 चार्ज वाला है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मली करता हूँ तो 3d10 4s1 आता है। कॉपर पॉजिटिव का हो जाएगा 3d10, क्योंकि 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। सोडियम पॉजिटिव का सबको मालूम है 2s2 2p6 होता है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10। 3d से पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 3p6, और 3p से पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 3s2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 18, जो कि कैसी स्ट्रक्चर है, सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, जो कि कैसी है, इनर्ट है। ये केवल इनर्ट है और ये सूडो इनर्ट है। और जहाँ सूडो इनर्ट पाया गया वहाँ पे पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। इसका मतलब है CuCl इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है। तो ये बेसिक रीज़न है। हमेशा क्वेश्चंस को ढूंढना हो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर, तो अलग अलग रूल्स काम करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, एनायन तो सेम था लेकिन कैटायन अलग अलग था। और जबकि हमें क्या चाहिए, कैटायन सेम होना चाहिए चाहे एनायन कुछ भी हो। अगर एनायन बदल रहे हैं तो हम साइज ऑफ एनायन देखेंगे, और अगर कैटायन बदल रहे हैं तो हम सूडो इनर्ट स्ट्रक्चर या फिर खाली इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अगला जैसे एग्जांपल है CaCl2 और ZnCl2। तो CaCl2 में Ca है 2 पॉजिटिव का और ZnCl2 में Zn है 2 पॉजिटिव का। Zn के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 30 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। 20 में से 2 कम कर दो कितने बचे, 18। 30 में से 2 कम कर दो कितने बचे, 28। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हो गए, सूडो। ये वाले कैसे बन जाएंगे, अच्छा मैं देखूँ पहले इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो 2s कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ये हो जाता है 3s2 3p6। ठीक है, 2p6 कंप्लीट होने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हम भरते हैं 3s2 3p6, जबकि जिंक में आएगा 3s2 3p6 3d10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें पता चला कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सूडो वाला और कैल्शियम का नॉर्मल इनर्ट वाला। और अभी हमने पढ़ा कि जिसका सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा पाया जाएगा। इसका मतलब है कि जिंक क्लोराइड में कोवेलेंट करेक्टर एज़ कम्पेयर टू दी CaCl2 ज़्यादा पाया जाने वाला है। या इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रख सकते हो कि पॉजिटिव साइज़ जितना छोटा कोवेलेंट करेक्टर उतना बड़ा, नेगेटिव साइज़ जितना बड़ा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा। जहाँ पे ये भी रीज़न याद रखा जा सकता है।
अब हमें कंपेयर करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को घर से करने हैं। परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है। वैसे तो बेसिकली इसमें सारे अरेंज किए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। आपको ये मॉलिक्यूल लिख के दे देगा खाली ऐसे कंपाउंड बस, और कहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर ढूंढो। तो पहले वाले में करेक्ट ऑर्डर ऐसा क्यों आया, उसका रीज़न क्या है? देखो CS क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सब में कॉमन है, लेकिन हेलोजेंस का साइज बढ़ते जा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अभी मैंने बताया कि अगर कैटायन कांस्टेंट हो, कैटायन चेंज नहीं हो रहा, एनायन कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हमें देखना है साइज ऑफ एनायन। अब साइज ऑफ एनायन डाउन टूवर्ड्स क्या होता है, बढ़ता है। फ्लोरीन का सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो सीधा ऑर्डर मुझे मिल गया इंक्रीज ऑर्डर में, ये रहा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा KF, KCl, KBr, KI, इसमें भी वही काम हो रहा है। पोटेशियम कांस्टेंट है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स है, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो साइज ऑफ एनायन सीधा वही रीज़न लग रहा है यहाँ पे भी कि साइज ऑफ एनायन इज इंक्रीजेज, तो पोलराइजेशन इंक्रीजेज, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। अगर इनके आयनिक कैरेक्टर पूछता तो हम उल्टा कर देंगे इनको, ये ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अगर वो आयनिक कैरेक्टर के बारे में हमसे डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है LIF, NAF, KF और CF। अब देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है, जो एनायन है, एनायन कांस्टेंट है, एनायन फिक्स है, जबकि कैटायन चेंज हो रहा है हर बार। कैटायन जब चेंज होगा तो हमें क्या चीज़ चेक करनी है, कैटायन कौन सा है, Li पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, K पॉजिटिव, CS पॉजिटिव। सारे के सारे कैसे हैं, 1 पॉजिटिव वाले हैं। जब 1 पॉजिटिव वाले होंगे तो हम क्या चीज़ चेक करने वाले हैं यहाँ पे, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 1 पॉजिटिव के बिहाफ पे हम और तो कुछ देख नहीं सकते। तो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर चेक करना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा LIF में और सबसे कम CSF में पाया गया। NAF, NaCl, NaBr, NaI अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कैटायन कांस्टेंट है और एनायन का साइज इंक्रीज होते जा रहा है। साइज ऑफ द एनायन इंक्रीजेज तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। लास्ट 2 एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि NaF, Na2O, Na3O, Na3Al। तो यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और एल्यूमिनियम 3 नेगेटिव। बेसिकली 3 पॉजिटिव होता है वैसे तो, अच्छा ये N है, सॉरी ये N है, एल्यूमिनियम नहीं है, N3 नेगेटिव। और अभी हमने देखा कि एज द चार्ज ऑन द एनायन, चार्ज ऑन द एनायन इंक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो यहाँ -1 है या -2 है या -3 है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला गया और आयनिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, MgCl2 और ZnCl2। अभी हमने इसको देखा, MgCl2, ZnCl2। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो, तो इनर्ट सूडो वाली किसकी है, जिंक की, और इनर्ट किसकी है, मैग्नीशियम की। तो सूडो वाली क्या होगी, ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी MgCl2। तो ये बेसिक फंडा था फजान रूल के बेसिस पर पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी को काउंट करने का, पोलराइजिंग नेचर को देखने का, और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड में देखने का कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। इसी के साथ आज केवल इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हम देखेंगे उसको कल की क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर एकेडमिक एग्जाम हो। पोलराइजेबिलिटी की शॉर्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, पोलराइजिंग पावर पूछ ली जाती है, पोलराइजेशन पूछ लिया जाता है, या कह देगा कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन फजान्स रूल। तो फजान रूल पर जब वो पूछ कहेगा तो हमें सब चीज़ बतानी होंगी, इसमें पोलराइजेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और फजान रूल के अकॉर्डिंग उसके क्या बेसिक रूल्स हैं, किन बेसिक फंडों पर, किन बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है।